गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में बेटा हमने प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करे हैं। तो आपका इसमें इस चैप्टर में केवल इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट विल बी द बेसिक लॉज ऑफ मोशन। ओके, सो दैट विल बी द लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सो लॉज ऑफ मोशन हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड यहाँ लॉज ऑफ मोशन का मतलब है वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन के नियम हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये अब आपके इस साल के सिलेबस में नहीं है, केवल इसका एक आइडिया है। लेकिन क्या है, क्योंकि इसके बिना आपकी चीज़ें आगे पॉसिबल नहीं होंगी आपको स्टडी करना। सो आई विल बी डिस्कसिंग देम। ठीक है, तो आपको एक क्वालिटेटिव आइडिया रखना है कि क्या क्या चीज़ें थी। सो वी विल बी डिस्कसिंग टुडे द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ओके, चलिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन शुरू करने से पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक जिसे बोलते हैं आप इनर्शिया। इनर्शिया, देखिए इनर्शिया जो होता है बच्चे, इनर्शिया होता है इट इज द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इट इज द इनहेरिएंट प्रॉपर्टी मींस ये ऑब्जेक्ट के साथ जन्म लेती है। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें इनर्शिया होगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, देन इट विल शो इनर्शिया। सो इट इज द इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो एक इनहेरिएंट प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी करती क्या है, व्हाट इट डू। सो इनर्शिया करता क्या है बेटा, इट अपोजेस। ये क्या करता है, अपोज करता है। किसका अपोज करता है, ये अपोज करता है चेंज का। ठीक है, इनर्शिया जो है इनहेरिएंट प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड मतलब वो उसी के साथ जन्म लिया। अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, इनर्शिया होगा। इनर्शिया करता क्या है, अपोज करता है। किसका अपोज करता है, ठीक है, फिर बात आएगी कि किसका अपोज करता है। तो बेटा ये अपोज करता है चेंज इन स्टेट का। इट अपोजेस द चेंज इन स्टेट। ओके, सो इनर्शिया इज द इनहेरिएंट प्रॉपर्टी या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। ओके, एंड व्हाट इट डू, इट अपोजेस द चेंज इन स्टेट। क्या करेगी, अपोज करेगी, अपोजेस द चेंज इन स्टेट। ठीक है, क्या है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, मतलब जब से आपका ऑब्जेक्ट है, जब से आपकी बॉडी ने जन्म लिया है तभी से उसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, क्या करेगी, अपोज करेगी। किसका अपोज करेगी, चेंज इन स्टेट का। स्टेट क्या है, स्टेट दो तरीके की आपकी हो सकती है, इट मे बी द स्टेट ऑफ रेस्ट और इट मे बी द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो कुल मिला करके बात क्या आई है, बात ये आई है कि भैया अगर आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका रेस्ट में है, सो इट विल ट्राई टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, वो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है। अगर आपका बच्चे कोई आपका मोशन में है तब आपका ऑब्जेक्ट जो है इट विल ट्राई टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन। ओके, सो अगर आपका ऑब्जेक्ट state of rest में, then it will continue to remain in its state of rest, and if it is in motion then it will continue to remain in its state of motion. Okay, so that is the property and this property is known as inertia. ठीक है, तो करता क्या है, अपोज करता है। किसका अपोज करता है, चेंज इन स्टेट का करता है। चेंज इन स्टेट का मतलब रेस्ट में है तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट, एंड अगर मोशन में है तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन। ठीक है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, एंड अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। सो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। ठीक है, फिर अब न्यूटन साहब को ये बात पसंद नहीं है। न्यूटन कह रहे हैं कि नहीं भी जो है स्टेट तो हम चेंज करके रहेंगे। ठीक है, देखिए इनर्शिया क्या है, ऑब्जेक्ट की तरफ से बात कर रहा है। ऑब्जेक्ट की तरफ से क्या बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, भैया मैं जिस स्टेट में उस स्टेट में मैं रहने वाला हूँ। ठीक है, सो दैट इज इनर्शिया। न्यूटन साहब को पसंद नहीं आई, अरे नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, चेंज तो करके रहेंगे। तो चेंज कैसे करना है, तो न्यूटन साहब ने कहा कि भैया अगर चेंज करना है देन यू हैव टू अप्लाई ए फोर्स। ठीक है, क्या करना पड़ेगा,
you have to apply a force. ठीक है, if the state of any object needs to be changed then a force must be applied. अगर वो रेस्ट में है और हमें मोशन में लेके आना है तो बेटा फोर्स लगानी पड़ेगी, अगर वो मोशन में है हमें रेस्ट में लेके आना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी. दैट इज व्हाट इज स्टेटेड बाय न्यूटन. ठीक है, न्यूटन साहब ने क्या कहा है कि इफ वी हैव टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स. ओके, सो व्हाट इज द फोर्स अकॉर्डिंग टू देम. ठीक है, फोर्स इज ए पुश और ए पुल. पुश और पुल. ठीक है, या तो आप धकेल सकते हैं या आप खींच सकते हैं. सो दैट इज व्हाट इज नोन एज पुश एंड दैट इज नोन एज पुल. सो बाय अप्लाइंग अ फोर्स द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज. देखिए जैसे ये बोर्ड है, अगर मैं इसे पुश करने वाला, अभी रेस्ट पे, अगर मैं इसमें पुश करूँ तो क्या हो सकता है, इट कैन बी इन द स्टेट ऑफ मोशन, है ना. सो बाय अप्लाइंग अ फोर्स एनी ऑब्जेक्ट्स स्टेट कैन बी चेंज्ड. ओके, so here is the Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. ठीक है, तो पहला लॉ that is also known as the law of inertia. It is also known as the law of inertia. तो इसमें दोनों बातें आपकी मानी जाएगी. ठीक है, पहली बात आपकी बॉडी की भी मानी जाएगी और दूसरी बात न्यूटन साहब की भी मानी जाएगी. तो पहली बात, इसे दो पॉइंट्स में लेंगे. पहला पॉइंट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहता है. सो दैट इज व्हाट इज नोन एज इनर्शिया. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहता है. इनर्शिया होगा कब तक, जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए. Okay, so any object will remain in its state. Okay, state of rest or motion. Every object remains in its state. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका स्टेट में बना रहता है. स्टेट किससे, स्टेट क्या हो सकती है, दो स्टेट हो सकती है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन. सो एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट कब तक, अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, सो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा. ठीक है, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन कब तक, व्हेन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. तो जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे तो उसी हिसाब से क्या हो सकता है, आपके स्टेट में चेंज हो सकता है. ओके, सो दैट इज नोन एज न्यूटन फर्स्ट लॉ और द लॉ ऑफ इनर्शिया. अब बात आती है कि भैया कितनी फोर्स लगाई जाए. सो सेकेंड लॉ डील्स विद दैट हाउ मच फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स. ठीक है, पहली बात तो आई कि भैया जिस स्टेट में उस स्टेट में रहना है. ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, स्टेट ऑफ मोशन है तो स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा. बात करिए कि कैसे चेंज की जा सकते हैं, बाय अप्लाइंग फोर्स. सो कितनी फोर्स अप्लाई की जाए, द सेकंड क्वेश्चन इज दैट हाउ मच फोर्स विल बी अप्लाइड. सो कितने फोर्स अप्लाई की जाए, दैट इज व्हाट इज नोन एज न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ. ठीक है, सो न्यूटन साहब अब क्या कहते हैं, न्यूटन साहब कहते हैं कि भैया द फोर्स अप्लाइड एंड व्हाट इज दिस फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज एक्सटर्नल फोर्स. द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड. देखिए क्या होता है, एक इंटरनल फोर्स होती है, एक एक्सटर्नल फोर्स होती है. इंटरनल फोर्स मतलब सपोज करिए आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, या आप गैसेस देख सकते हैं, गैसेस का केस ले सकते हैं. तो गैसेस में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं. दैट इज द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स. ठीक है, सो वो फोर्स होती है बेटा इंटरनल फोर्स, दैट इज विद इन द ऑब्जेक्ट. ओके, जो ऑब्जेक्ट के अंदर लगी हुई है, विद इन द ऑब्जेक्ट. सो दैट फोर्स इज नोन एज इंटरनल फोर्स. एंड द फोर्स दैट वी अप्लाइड आउटसाइड. ठीक है, ऑब्जेक्ट से बाहर जो फोर्स लगी हुई है, ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगी है, दैट
फोर्स इज नोन एज एक्सटर्नल फोर्स। सो यहाँ बेटा हम डील करने वाले हैं विद द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, सो न्यूटन सेकंड लॉ विल बी टेलिंग अबाउट द एक्सटर्नल फोर्स। सो बट इट सेज दैट द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, the external force applied is directly proportional to the rate of change in momentum। ठीक है, तो क्या बताएगी कि जितना आपका मोमेंटम में चेंज होगा, जितना ज्यादा आपका मोमेंटम में चेंज होता है उतनी ही ज्यादा आपकी फोर्स लगती है। अब यहां से नई बात आई, व्हाट इज मोमेंटम। सो मोमेंटम क्या होता है बेटा, जैसा आपका क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में आपकी एनर्जी है, ठीक है, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसमें आपकी एनर्जी है। तो जिस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी है तो हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट में एक मोमेंटम, ठीक है, ये भी एक क्या है, उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इफ ए मास इज इन मोशन, देन इट विल हैव ए मोमेंटम। ए मूविंग मास विल ऑलवेज हैज ए मोमेंटम एसोसिएटेड विद इट। ओके, कोई भी मूविंग मास होगा तो उसमें क्या होगा, एक मोमेंटम आपका जुड़ा हुआ होगा। सो एवरी मूविंग मास हैज ए मोमेंटम एसोसिएटेड विद इट, सो that is known as momentum. And what is it? It is the product of mass and velocity, product of mass and velocity। तो हर एक मूविंग मास जो होगा बेटा, कोई भी मूविंग मास है तो उसमें क्या है, उसमें हमेशा क्या रहने वाला है, एक मोमेंटम रहने वाला है। वो मोमेंटम कितना होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास, मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, एंड द वेलोसिटी विद विच इट इज मूविंग। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो कोई भी मास अगर मूविंग है तो उसमें क्या होता है, एक मोमेंटम जुड़ा हुआ होता है। कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। यहां अब मैं जो है मोमेंटम शुरू करने वाला हूं, रिप्रेजेंटेड बाय पी एंड इज इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी आपका क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। सो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मतलब जितना ज्यादा मास होगा मोमेंटम ज्यादा है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही मोमेंटम ज्यादा है। तो जितना ज्यादा इस मोमेंटम में चेंज होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स लगती है। दैट इज व्हाट इज नोन एज न्यूटन सेकंड लॉ। ये मैं आपको इलेबोरेट करके बताता, लेकिन क्या है अभी जो है आपके सिलेबस में बच्चे इसका केवल एक आइडिया बचा हुआ है। ठीक है, इस साल के लिए, सेशन के लिए, तो हम केवल जो इंपॉर्टेंट बात है केवल उनमें डील करने वाले हैं। ठीक है, सो द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज व्हाट इज नोन एज मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी एंड द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब द चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मींस चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज होता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज फोर्स। ओके, तो जितना ज्यादा आपका मोमेंटम में चेंज होगा टाइम में उतनी ही ज्यादा क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। सो दैट न्यूटन सेकंड लॉ सेकेंड लॉ के बेटा मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। सेकेंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। देखिए, स्टेटमेंट अगर आपसे कभी भी बोलता है कि स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर कहता है कि स्टेट, आपको बताना है कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ है दैट द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। आप हमेशा यही बोलोगे जब आपसे कहा जाए कि व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ, सो दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, इसकी एक फॉर्म आएगी एफ इज इक्वल्स टू एम ए, अभी आएगी एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो आप इसे कभी भी नहीं बोलेंगे कि एफ इज इक्वल्स टू एम ए दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, इट इज सम अदर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, किसी कोई दूसरी फॉर्म है न्यूटन सेकेंड लॉ की, दैट इज नॉट द लॉ इन इटसेल्फ। ये लॉ नहीं है। ठीक है, लॉ क्या है, लॉ ये है कि द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड is directly proportional to the rate of change in momentum. So that is the law.
इस लॉ से बेटा ये आया है। ठीक है, तो ये अपने आप में लॉ नहीं होता है। बच्चे बोल देते हैं कि व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, सो दैट इज नॉट द लॉ। ठीक है, क्या है लॉ? लॉ ये है कि बेटा द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मींस जो फोर्स अप्लाइड करेंगे दैट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, रेट मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ एक कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। इस के की वैल्यू बेटा जो आती है, के की वैल्यू आती है यहाँ 1, सो एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ओके, मींस फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। स्टेटमेंट क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्म, मोमेंटम की वैल्यू रख देते हैं डेल्टा एम वी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए इसे क्या लिखा जा सकता है? चेंज जो होगा, एक बात समझिए बेटा, यहाँ चेंज लिखा हुआ है मोमेंटम में, मोमेंटम की मैंने लिख दी है m इंटू वी। तो क्या मास में चेंज हो सकता है? अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर वो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से नहीं जा रहा है, मतलब हम रिलेटिविटी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, रिलेटिविटी में चेंज हो सकता है मास में, हम रिलेटिविटी की बात नहीं कर रहे अभी। ठीक है, तो रिलेटिविटी समझते होंगे, मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो c की स्पीड को अप्रोच कर रहा है, तो वहां हम बात नहीं कर रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट जितनी वेलोसिटी से अगर वो मूव करना शुरू कर दे तो दैट इज नोन एज रिलेटिविस्टिक। ठीक है, तो वो बात नहीं करेंगे। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंपली मूव कर रहा है, ठीक है, सो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि उसके मास में चेंज होगा? नो, देयर विल बी नो चेंज इन द मास। मतलब मास कैसी क्वांटिटी है? कांस्टेंट क्वांटिटी है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट। सो मास बाहर आ जाएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, एंड दैट इज नोन एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एंड रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन, सो दैट इज एम ए। सो एफ इज इक्वल्स टू एम ए, दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। इट इज अदर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। F is equals to m and the statement is F is directly proportional to the rate of change in momentum। फिर एक बात और समझते हैं। पहले में क्या कहा कि भाई जिस ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उस स्टेट में रहेगा। ठीक है, दैट इज फर्स्ट लॉ। कैसे चेंज की जा सकती है उसकी स्टेट? बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, न्यूटन साहब ने कहा बाय अप्लाइंग फोर्स, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में कहा कितनी फोर्स? दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब बात आ रही है, अब फिर से ऑब्जेक्ट की तरफ से देखना शुरू कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट भैया क्या चाहता है? ऑब्जेक्ट भैया ये चाहता है कि मेरी स्टेट में चेंज ना हो। फोर्स क्या चाहती है? फोर्स ये चाहती है कि उसकी स्टेट में चेंज हो जाए। समझिए बात, ऑब्जेक्ट ये चाहता है कि मेरी स्टेट में चेंज ना हो, फोर्स ये चाहती है कि स्टेट में चेंज हो जाए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फोर्स आपने अप्लाई कर दिया, फोर्स क्या करेगी? उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेगी। तो ऑब्जेक्ट क्या करे बेचारा? उसे स्टेट में चेंज नहीं होने देना है। तो ऑब्जेक्ट भी बेटा जितनी फोर्स उस पर लगाई जाती है उतनी ही फोर्स अप्लाई कर देता है। ठीक है, मतलब जो फोर्स हमने लगाई है, जो हमने एक्शन किया है, ऑब्जेक्ट उस पर कैसे रिएक्ट करता है, मतलब ऑब्जेक्ट का रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द एक्शन दैट विल बी टेकन। हमने जो एक्शन किया है, जो हमने फोर्स लगाई है, उस पर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे रिएक्ट करने वाला है। सो दैट इज नोन एज व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द एक्शन दैट वी हैव टेकन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट भी आपकी इक्वल ही फोर्स लगा देता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सपोज करिए F फोर्स इधर लगी है, F उसने इधर लगा दिया, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट भी इक्वल फोर्स आपकी अप्लाई कर देगा। तो अगर उसने भी इक्वल फोर्स लगा दी है अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी? 0। टोटल फोर्स 0 हो जाएगी, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या होगा? उस पर कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि फोर्स अप्लाई नहीं होगी। सो जो एक्शन हमने किया है उसका क्या होगा? एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड
ऑपोजिट रिएक्शन। तो इन तीनों लॉज में आपने क्या पढ़ा है बेटा? ऑब्जेक्ट की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पढ़ी है, कैसे चेंज किया जा सकता है वो पढ़ा है, फिर कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे वो पढ़ा है, एंड लास्ट में आपने क्या पढ़ा है? एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आई होप आपको ये समझ आया है। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। इनके आप एग्जांपल्स देख लेना कि कहाँ कहाँ पे ये आपके अप्लाई होते हैं। टिल देन थैंक यू एंड विद सेफ डे।